पूरे देश में इस समय चर्चा चल रही है कि मोदी के सो कॉल्ड फ्रेंड ट्रंप ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं जिससे भारत को तकलीफ हो। विपक्ष भी इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव में नेताओं के जीत के दावे उनके चुनावी वादे की तरह फर्जी लग रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ में मची भगदड़ पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि लोगों के पैर में चेन बांधी गई थी, जबकि हाथ भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैक्स ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में भारतीयों के हाथों और पैरों में बेड़ियां साफ देखी जा सकती हैं। माइकल बैक्स ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल यूएसबीपी ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा। अब ये सबसे लंबी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी। इसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। यह मिशन अवैध प्रवासियों के निष्कासित करने की हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता को दिखाता है। आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ये वही अमेरिका है जो ह्यूमन जस्टिस, मॉरल साइंस, ह्यूमन राइट्स के लिए लेक्चर देता है। लेकिन इन प्रवासियों को इस हालत में भेजना क्या अमेरिका के सभी लेक्चर्स का दोगलापन नहीं है? आपको बता दें, टेक्सास के सेंट एंटोनियो एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इन्हें ऐसी हालत में मिलिट्री प्लेन में चढ़ाया था। वहां से भारत आने के बीच 40 घंटे का सफर इन लोगों ने बेड़ियों में जकड़े हुए ही तय किया। कुछ लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्हें प्लेन में एक जगह बैठे रहने को कहा गया था। उन्हें वॉशरूम तक जाने की अनुमति नहीं थी। जब लोगों ने बहुत जोर दिया तो प्लेन के क्रू मेंबर वॉशरूम तक साथ लेकर गए और दरवाज़ा खोलकर अंदर धकेल दिया। लोगों ने बताया कि उन्हें बहुत थोड़ा सा खाना दिया गया, जिसे हाथ बांधकर ही खाना पड़ा। डिपोर्ट किए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी थे। अमेरिका से भारत के बीच प्लेन ने 4 जगह रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप लिया, लेकिन अंदर बैठे लोगों को प्लेन से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। आपको बता दें कि प्लेन में पंजाब के 30, हरियाणा, गुजरात के 33 लोग शामिल थे। अमेरिका के 45 अफसर इन्हें भारत लेकर आए। 11 क्रू मेंबर भी साथ में थे। अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों का वेरिफिकेशन करके इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। इन 104 अवैध प्रवासी में से 48 की उम्र के 25 साल से कम हैं, 13 नाबालिग हैं, जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी है। अमृतसर पहुंचने वाले पंजाब के लोगों को पुलिस की गाड़ियों से उनके घर भेजा गया। बाकी राज्यों के लोगों को फ्लाइट के जरिए भेजा गया। जानकारी के अनुसार अब भी ये लोग अमेरिका सहित 20 देशों में कभी यात्रा नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग बुधवार को हो गई। 60.44% लोगों ने इस बार वोट डाले हैं। शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल आए। 9 में भाजपा को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 39, आप को 30, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। जेवीसी और पोल डायरी के एग्जिट पोल में अन्य को भी 1-1 सीट मिलने के आसार हैं। लेकिन इन सभी एग्जिट पोल्स पर नेताओं ने अलग अलग बातें कही हैं। आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि पिछली बार कुछ चैनलों ने दिखाया था कि भाजपा को 62 सीटें, आपको 8 सीटें मिलेंगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। हम पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ दें तो आश्चर्य नहीं होगा। वहीं भाजपा उम्मीदवार रमेश बिथूड़ी ने कहा, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने खारिज कर दिया। जैसे उन्हें गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खारिज कर दिया गया था, वैसा ही अब दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा संदीप दीक्षित का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा सरकार बना सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने आप को कम करके आंका है। उन्होंने आप को बहुत कमजोर पेश किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी हालत इतनी खराब होगी। लेकिन इस वक्त दिल्ली की जनता ना ही एग्जिट पोल और ना ही किसी नेता पर भरोसा कर पा रही है, क्योंकि अगर एग्जिट पोल झूठ है तो ये नेता महाझूठ है।
महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर बाबा की फोर्स एक्शन मोड में है। दरअसल महाकुंभ भगदड़ की जांच अब साजिश की ओर मुड़ रही है। यूपी और केंद्र सरकार की एजेंसियों इसे हादसा नहीं मानकर साजिश मानकर जांच कर रही हैं। यूपी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, एटीएस, एसटीएफ और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू के राडार पर 10,000 से ज्यादा लोग हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीएए और एनआरसी के प्रदर्शनकारी हैं। महाकुंभ में इनसे कई का मूवमेंट ज्यादा मिला है। जांच में ऐसे गैर हिंदू हैं जिनमें सोशल मीडिया अकाउंट पर महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट किए हैं या फिर उन्होंने गूगल या यूट्यूब पर महाकुंभ को बहुत ज्यादा सर्च किया है। दरअसल इन लोगों की भूमिका एटीएस और एसटीएफ कर रही है। यहाँ तक कि 18 जेलों में कैद पीएफआई के सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। एसटीएफ के एक अफसर ने इस मसले पर दैनिक भास्कर से बात की थी। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों को आना था, बड़ा आयोजन था, इसलिए महीनों पहले से खुफिया एजेंसियां एक्टिव थी। इंटेलिजेंस ने सीएए, एनआरसी के प्रदर्शनकारी, क्रिमिनल हिस्ट्री, प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने वाले लोगों पर इनपुट दिए थे। इसके आधार पर यूपी के 1 लाख से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन कराया गया था। उन्हें समझाया गया और मैसेज दिया गया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की तरफ मूवमेंट ना करें। इसके बावजूद भी भगदड़ होने के बाद जांच में पाया गया कि इनमें से कुछ का मूवमेंट महाकुंभ में हुआ है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ वाराणसी या आसपास के 10 जिलों के 16,000 लोगों को महाकुंभ से पहले ही काशी के बाहर मूवमेंट करने से मना कर दिया गया था, लेकिन 117 लोगों का मूवमेंट काशी के बाहर मिला है। इनमें से 50 से ज्यादा लोग प्रयागराज भी पहुंचे थे। ये सभी हिंदू धर्म के नहीं हैं। जब लोगों से पूछताछ हुई तब उन्होंने अपने मूवमेंट के पीछे अलग अलग कारण बताए। ऐसे ही दूसरे शहरों में संदिग्ध माने जाने वाले लोगों से एजेंसियों ने पूछताछ शुरू कर दी है। मना करने के बाद अपने शहर से बाहर क्यों गए? ये वही लोग हैं जिनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है, एनआरसी, सीएए के प्रदर्शन में शामिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट किए हैं, यूपी सरकार के खिलाफ अलग अलग वक्त पर प्रदर्शनों में शामिल भी रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियों ने मेला क्षेत्र में लगे 600 सीसीटीवी के फुटेज देखी हैं। इसको फिल्टर किया गया। इस काम को यूपी पुलिस की 8 टीमें कर रही थी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट देखकर संदिग्धों की पहचान हुई। इसके बाद जांच एजेंसियों ने 10,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। इनमें से 30% लोग गैर हिंदू समुदाय के हैं। एटीएस ने यूपी के बाहर के संदिग्धों के डेटा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के गुवाहाटी समेत 9 राज्यों की पुलिस को भेजा है। एजेंसियों के पास संदिग्धों के मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट के एड्रेस भी मौजूद हैं। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।